प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। अपनी ये हिंदी की 5वीं कक्षा है। इससे पहले हम 4 कक्षाएं लगा चुके हैं। तो हमने अध्ययन किया था वर्णमाला का। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं पर हम ध्यान देंगे। तो जो वर्ण हैं उनको लिखने की 2 शैलियाँ हैं, प्राचीन शैली और नवीन शैली। वर्णों को लिखने की 2 शैलियाँ हैं, प्राचीन शैली और नवीन शैली। हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही ध्यान देंगे जो हमारे काम के हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि नवीन शैली क्या है और उसमें वर्णों को कैसे लिखा जाता है और कितने प्रकार के उसमें वर्ण हैं। तो देखें, वर्णों को लिखने की नवीन शैली। नवीन शैली एक प्राचीन शैली है, एक नवीन शैली है। तो जो नवीन शैली है हमारे लिए उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी है। तो देखें, जो नवीन शैली है, वर्णों को लिखने की जो नवीन शैली है, व्यंजनों को लिखने की जो नवीन शैली है, उसमें 3 प्रकार के वर्ण हैं। 3 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से हैं वो देखें। नंबर 1, पाई वाले। नंबर 1 क्या है? पाई वाले। नंबर 1 पाई वाले। नंबर 2 गोलाई वाले। नंबर 2 गोलाई वाले। और नंबर 3 है गुंडी वाले। नंबर 3 गुंडी वाले। वर्णों को लिखने की 2 शैलियाँ, प्राचीन शैली और नवीन शैली। हम विषय वस्तु की दृष्टि से नवीन शैली का अध्ययन कर रहे हैं। तो नवीन शैली में 3 प्रकार के वर्ण हैं, पाई वाले, गोलाई वाले और गुंडी वाले। अब ये पाई वाले कौन से होते हैं, गोलाई वाले कौन से होते हैं और गुंडी वाले कौन से होते हैं, इनका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से है ये देखेंगे। तो देखें, पाई वाले। अब पाई क्या होती है? इस तरह से हम डंडा खींचते हैं किसी भी वर्ण को लिखने के लिए और फिर इस तरह से डंडा खींचते हैं। तो ये इसकी क्या है? पाई है। क्या कहलाती है ये पाई कहलाती है। और इसमें हम वर्ण कैसे बनाएंगे? जैसे प, ये और श। तो जिनमें पाई लगी होती है वो पाई वाले होते हैं। जिनमें पाई नहीं लगी होती है, गोलाई में उनको लिखा जाता है। जैसे डे, ये गोलाई वाला है। जैसे डे, जैसे है, जैसे टे, ये गोलाई वाला है। और गुंडी वालों में कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? ये पहले लिखेंगे पाई और पाई के दोनों ओर लगा देंगे गुंडी। जैसे क, और ये पाई है, पाई के दोनों ओर लगा देंगे गुंडी। तो जैसे फ। तो नवीन शैली में 3 प्रकार के वर्ण हैं, पाई वाले, गोलाई वाले, गुंडी वाले। तो पाई वाले में प, ये, श या अन्य वर्ण पाई लगाई और उससे जो वर्ण बनते हैं बना सकते हैं। गोलाई वाले में जैसे डे, है, टे या ठे और डे भी होता है। और गुंडी वाले में पाई के दोनों तरफ गुंडी लगी होती है, जैसे क और जैसे फ। अब इनका प्रयोग किस तरह से है? इनको जब हम आधा व्यंजन बनाएंगे तो करेंगे क्या? इसका तरीका क्या है? यानी इनको आधा व्यंजन बनाने के लिए पाई वालों की हम पाई हटा देते हैं। तो जैसे प है, इसमें पाई हटा देंगे तो प इस तरह से लिखा जाएगा। ये में पाई हटा देंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। और जैसे श है, ये श, क्या करेंगे? पाई हटा देंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इनको आधा बनाने के लिए
क्या करेंगे, इनकी पाई हटा देते हैं, और गोलाई वाले में क्या करते हैं, गोलाई वाले में इनको आधा बनाने के लिए जैसे डे, है, टे, ये 3 लिखे हैं व्यंजन वर्ण, तो इनको क्या करते हैं, आधा बनाने के लिए इनके नीचे लगा दिया जाता है अलंत। अलंत लगाने का मतलब है ये केवल व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं है। और गुंडी वालों में क्या करते हैं, इनको आधा बनाने के लिए, गुंडी वालों को आधा बनाने के लिए ये जो इनकी गुंडी है इसको सीधा कर दिया जाता है, बस यहीं तक। जैसे ये फे है तो इसकी जो गुंडी है ये पहले जैसे नीचे तक थी, इसको अब सीधा कर देंगे, ये आधा बन जाएगा। तो ये नवीन शैली में पाई वाले, गोलाई वाले और गुंडी वाले 3 प्रकार के वर्ण हैं। पाई वालों को आधा बनाने के लिए पाई हटा देते हैं, गोलाई वालों को आधा बनाने के लिए इनके नीचे अलंत लग जाता है, और गुंडी वालों में गुंडी को सीधा करके इनको आधा बनाया जाता है। इसके अलावा जो द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ, द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ, तो देखें क्या होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व, द्वित्व का मतलब होता है 2 बार। द्वित्व का मतलब है 2 बार। जब एक ही व्यंजन वर्ण 2 बार आए तो वो द्वित्व हो जाता है। लेकिन होता कैसे है, पहले उदाहरण देखें, जैसे बच्चा, पक्का या कच्चा। बच्चा, पक्का, कच्चा, चक्की, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें है क्या, द्वित्व में है क्या, एक ही व्यंजन जो है वो 2 बार आए, लेकिन पहले ये स्वर रहित है, पहले आधा आएगा और फिर वही व्यंजन जो है वो पुनः पूरा आएगा। पहले जैसे आधा कह और फिर पूरा कह, पहले आधा च फिर पूरा च, यानी जब कोई व्यंजन वर्ण 2 बार आए, पहले आधा और फिर पूरा, एक ही जो व्यंजन है वो 2 बार आए, तो वो द्वित्व कहलाता है। इसके अलावा एक और होता है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या है, व्यंजन गुच्छ, गुच्छ का मतलब होता है गुच्छा, यानी व्यंजनों का गुच्छा। तो ये कैसे होगा, जैसे शिष्य, इसमें श पूरा है, ई की मात्रा लगी है, आगे वाला जो श वो आधा है, उसके बाद में ये है। तो जब हम पढ़ते हैं छंद, ऐसी स्थिति में इस स को इसके साथ गिना जाता है। तो इस स्थिति में ये आधा स और ये 2 व्यंजनों का गुच्छा है, इसलिए ये व्यंजन गुच्छ कहलाएगा। अगर यही स पहले आधा और फिर यही स दोबारा आ जाता तो क्या हो जाता, द्वित्व हो जाता। लेकिन ये 2 बार नहीं है क्योंकि आगे अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजन गुच्छ। यानी पहले कोई भी व्यंजन वर्ण आए स्वर रहित, और उसके बाद में कोई अन्य वर्ण आए स्वर सहित, जिसमें स्वर लगा हो, तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन गुच्छ। अब इसमें हमें अन्य जो जैसे पुष्प है, पृथ्वी है, संकल्प है, अन्य शब्द लिख सकते हैं, जैसे पुष्प, पृथ्वी, संकल्प। अब देखें, पहले स्वर रहित फिर स्वर सहित, पहले आधा फिर पूरा, लेकिन वही जो व्यंजन है वो दोबारा नहीं है। यहाँ स है फिर ये अलग है, यहाँ स है, यहाँ पर प है, यहाँ पर थ है, दोबारा थ नहीं है, और यहाँ पर जैसे आधा ल है उसके बाद में ल नहीं है, प है। तो कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो और उसके बाद में अन्य कोई व्यंजन हो तो उसको क्या कहेंगे, व्यंजन गुच्छ कहेंगे। और एक ही व्यंजन अगर 2 बार आता है तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब इसमें एक और मुख्य बात है कि जो एक होता है रकार, उसका बहुत अच्छा प्रयोग है, परीक्षा में भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए रकार क्या है, रकार, रकार का मतलब होता है रे।
रकार का मतलब होता है र, और ये र कितने प्रकार का है? ये र 4 प्रकार का है। देखें, एक तो र सामान्य रूप से हम ऐसा लिखते हैं, एक जैसे हम लिखते हैं ट्रक लिखते हैं या ड्रम लिखते हैं, तो ट के नीचे इस तरह से र लगा हुआ रहता है। एक इसके अलावा जैसे पै है, इसके पैर में र लगा हुआ रहता है, और इसके अलावा एक जो ऊपर इस तरह से र लगा हुआ रहता है। तो ये 4 प्रकार से र का प्रयोग है, इसको रकार बोलते हैं। अब इसका प्रयोग आप सामान्य रूप से जानते ही हैं, सभी बच्चे जानते हैं। सामान्य रूप से इसका प्रयोग होता है पूरे र के रूप में। अब मुख्य रूप से इसमें से पूछा जाता है कि कौन सा र पूरा है और कौन सा आधा है। तो ध्यान ये रखना है कि जो रेफ होता है, ये ऊपर लिखा जाता है, इसको कहते हैं रेफ। ये जो है ये स्वर रहित यानी आधा माना जाता है, ये आधा होता है, इसमें स्वर नहीं होता है। और ये जो पैर में लगा होता है, जैसे पैर के पैर में लगा है, तो इसको बोलते हैं पदेन। क्या बोलते हैं? पदेन। अब देखें आप कि मैं शब्द लिखता हूं, जैसे ट्रक है, या जैसे कर्म है, और एक ऐसे लिखा हुआ है कर्म। इन शब्दों में से कौन से शब्द में आधा र लगा हुआ है, यानी स्वर रहित र लगा हुआ है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ट्रक, कर्म या कर्म या प्रकार, इस प्रकार के 4 शब्द दिए होते हैं, और उनमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन से शब्द में स्वर रहित र लगा हुआ है। तो याद रखना है कि ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रेफ बोलते हैं। ऊपर जो र लगा होता है रेफ बोलते हैं। ये स्वर रहित होता है, ये आधा होता है, बाकी ये पूरे होते हैं। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ण हैं जो हिंदी भाषा में अरबी और फारसी से आए हैं, और उनका प्रयोग भी अरबी फारसी के शब्दों में किया जाता है। तो वो हिंदी भाषा के हैं नहीं, अन्य भाषा के हैं। अन्य भाषा के जो शब्द हैं, अगर उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, यानी जो शब्द हिंदी भाषा के नहीं हैं, मूलतः मूल रूप में अन्य भाषा से आए हुए हैं, तो आए हुए जो वर्ण हैं उनको कहा जाता है आगत वर्ण। क्या कहा जाता है? आगत वर्ण। आगत का मतलब आए हुए, यानी हिंदी भाषा के वर्ण नहीं है, वो अन्य भाषा से आए हुए हैं, तो उनको कहा जाता है आगत वर्ण। तो कुछ मुख्य ध्वनियां हैं या आगत वर्ण हैं जिनका हिंदी में प्रयोग होता है, और मूल रूप से अरबी फारसी के हैं। तो कौन से हैं? क, ख, ग, जे और फे। ये आगत कैसे हैं? अब सामान्य रूप से इस तरह लिखें तो आगत नहीं होंगे, क्योंकि ये तो होते ही हैं वर्णमाला में, जैसे क वर्ग में कह गए होते हैं। अब इनके यहाँ एक बिंदु लगा होता है नीचे, यहाँ एक बिंदु लगा हुआ होता है, तब ये क्या बन जाते हैं? ये आगत वर्ण। क्योंकि इस प्रकार का जो बिंदु लगा है ये अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये अरबी फारसी के शब्दों को लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अरबी फारसी भाषा से आए हुए वर्ण हैं, इसलिए इनको आगत वर्ण कहा जाता है। और जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, अब आपका प्रश्न हो सकता है कि ये जो नीचे बिंदु लगा हुआ है इसका कोई नाम भी होगा। तो ये जो नीचे जो बिंदु लगा हुआ है, ये जो बिंदु लगा है, जैसे क लिख के और इसके नीचे यहाँ जो ये बिंदु लगा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये लिख के यहाँ जो बिंदु लगा है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नुक्ता। इसको बोलते हैं नुक्ता। इस बिंदु का नाम क्या है? नुक्ता है। तो ये कुछ आए हुए अन्य भाषाओं से आए हुए वर्ण हैं अरबी फारसी से,
इसलिए इनको आगत वर्ण कहते हैं। जैसे हमने एक और चर्चा की थी कि जैसे हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए जैसे कॉलेज है, कॉलेज, इसके ऊपर क्या किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी की भाषा का शब्द है, हिंदी में जो महाविद्यालय होता है तो इसके ऊपर क्या है, अर्धचंद्र लगाया जाता है। या जैसे डॉक्टर है तो ये भी क्योंकि हिंदी में चिकित्सक होता है, इसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है तो इसको हिंदी में लिखने के लिए इसके ऊपर क्या किया जाता है, अर्धचंद्र लगाया जाता है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि ये जो अर्धचंद्र है ये भी क्या है, ये जो अर्धचंद्र है क्योंकि ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, कॉलेज है, डॉक्टर है, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं, इसलिए ये भी क्या है, आगत वर्ण है। तो इसमें ये जो ऊपर अर्धचंद्र लगा हुआ है इसको भी आगत स्वर कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि ये ओ की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये वर्णों से संबंधित कुछ सामान्य बातें हैं, बहुत ही काम की बातें हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखें और कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।